चैप्टर नंबर 1 का नाम लिखना है आपको, हेडिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली जो आपका ये चैप्टर या ये जो सब्जेक्ट है, इसका जो नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें हमको बताया जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब ये क्या सब्जेक्ट है, क्या हमें पढ़ना है। तो इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हमें नेचर और स्कोप के बारे में बताया जाता है। तो कुछ बहुत ही छोटी छोटी इसमें चीज़ें हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें लिखवाऊँगा। तो पूरे चैप्टर को हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक कर लिया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका नाम है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले पॉइंट का नाम है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम कुछ छोटी छोटी बातें लिखेंगे मेरे साथ साथ। तो फर्स्ट एरो डाल के लिखना, इकोनॉमिक्स is derived from Greek word, फिर बड़ा बड़ा लिखना, oikonomia, 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 ब्रैकेट में means household, means हाउस होल्ड। तो इसमें आपको 3 चीज़ों को ब्लॉक करना है या हाईलाइट करना है। एक तो ग्रीक, एक ओइकोनोमिया और एक हाउस होल्ड। ग्रीक, ओइकोनोमिया और हाउस होल्ड। चलो, तो इससे आपका स्वागत करते हैं कि भाई प्यारे बच्चों, ये जो आपका पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये आपका MCQ बेस्ड पेपर है, आपको पता है ना। तो जैसे ही हमने पहली लाइन लिखी इंट्रोडक्शन के अंदर, तो इसमें आपके 3 MCQ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर में या मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं रटनी, बड़ी बड़ी चीज़ें लर्न नहीं करनी, लेकिन आपको इसमें कीवर्ड जो होते हैं उन पे फोकस करना है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लेता है MCQ में कि इकोनॉमिक्स जो है वो कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ, वो 4 ऑप्शन देगा। तो हमको सही ऑप्शन पता होना चाहिए ओइकोनोमिया। या कई बार वो पूछ लेता है कि ओइकोनोमिया का क्या मतलब है, तो हमको वो 4 ऑप्शन देगा, तो हमको पता होना चाहिए हाउस होल्ड। या कई बार वो पूछ लेता है कि कौन से वर्ड से डिराइव हुआ था, तो हमको पता होना चाहिए ग्रीक वर्ड से। तो इकोनॉमिक्स जो मतलब ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत पुराना टर्म है जो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से डिराइव किया गया था, है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट, टिल 19th century economics was known as, 19th century तक हम इकोनॉमिक्स को किसी और नाम से जानते थे। तो 19th century तक इकोनॉमिक्स को हम जानते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये भी एक पॉइंट बन गया इंट्रोडक्शन में। और इसमें भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि 19th century तक हम इकोनॉमिक्स को किस नाम से जानते थे। तो पहले इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था, है ना। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स नाम नहीं था, पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से इसको हम जानते थे। थर्ड पॉइंट, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब एक व्यक्ति हैं जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की उपाधि दी गई। तो इस व्यक्ति का क्या नाम है? एडम स्मिथ। बिल्कुल सही। तो आपको याद रखना है उस इकोनॉमिस्ट का नाम है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ साहब को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की उपाधि दी गई, एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ के बारे में हमें और भी 1-2 बातें पता होनी चाहिए। 1-2 बातें क्या पता होनी चाहिए? एडम स्मिथ साहब ने 1776 में
तो आप भी लिखते रहना साथ साथ बादल बना के। 1776 में एक किताब लिखी थी, बुक लिखी थी एडम स्मिथ साहब ने, और इस बुक का क्या नाम था? तो थोड़ा सा उधर बोला, थोड़ा सा उधर बोला, मिक्स। तो इस बुक का नाम जो था वेल्थ ऑफ नेशंस। तो बुक का नाम लिखते हैं, इस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। तो एडम स्मिथ साहब ने किताब लिखी थी 1776 में, और उस किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इस किताब को, या इस मतलब सोचो आज से लगभग कितने साल पहले हो गए? 1776 कितने साल पहले हो गए? 250 साल पहले, 250 ईयर्स पहले जो ये किताब लिखी गई थी। तो इस किताब को कंसिडर किया गया था फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। इस किताब को उस ज़माने में ये माना गया था, ये कहा गया था कि ये सबसे मॉडर्न वर्क है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इसीलिए फिर वो एडम स्मिथ साहब को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बुलाने लगे कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन किताब लिखी है स्मिथ साहब ने। तो इसको बोला था फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब इसमें कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं देखो आपके? बहुत सारे बन सकते हैं। वो नाम दे के पूछ लेगा कि ये कौन, तो आप कहोगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स दे के नाम पूछ लेगा, तो आप कहोगे एडम स्मिथ। वो किताब का नाम दे के पूछ लेगा कौन से ईयर में लिखी, तो 1776। वो ईयर दे के पूछ लेगा बताओ किताब कौन सी थी, तो वेल्थ ऑफ नेशंस। तो मतलब इस तरह से कुछ भी पूछ सकते हो, तो हमको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, है ना। तो एडम स्मिथ जो थे साहब, उनको हम बोलते थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और उन्होंने 1776 में ये एक किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से, है ना। उसके बाद नेक्स्ट एरो डाल के, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ प्रोसेसेस by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy unlimited human wants. Economics is the study of processes by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy unlimited human wants. तो इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो है scarce resources are allocated, और दूसरा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है, तो अभी आपको ये समझाता हूँ पॉइंट, पहले आप हाईलाइट करना। तो एक तो है स्केयर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, और दूसरा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो लगभग पिछले 200-250 साल से, है ना, जब से मतलब हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, उससे भी कई वर्षों पहले से इकोनॉमिक्स जो है उसको मतलब ये कहा गया कि इकोनॉमिक्स में हम क्या सीखते हैं, आखिर ये सब्जेक्ट क्या सिखाता है। तो इसमें दो फैक्ट्स सिखाए जाते हैं, इकोनॉमिक्स में दो फंडामेंटल फैक्ट्स की बात की जाती है। तो वो लिखते हैं, फिर वो दोबारा से इस पर आऊँगा। तो आप करली ब्रैकेट बनाकर इसके नीचे लिखना 2 फंडामेंटल फैक्ट्स। और ये बिल्कुल वैसे जीवन का भी सत्य है जो लिखेंगे, ये मतलब हम सबके जीवन का परम सत्य है, कटु सत्य है जो लिखने वाले हैं नीचे हम। तो दो बातें जो हैं वो हम सबके जीवन पर भी लागू होती है और सभी के जीवन पर लागू होती है। तो इसीलिए कहते भी हैं कि हर इकनॉमी में भी लागू होती है। और ये इसीलिए दो सबसे बड़े फंडामेंटल फैक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स में जो हमें सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं। पहला फैक्ट होता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। पहला फैक्ट होता है अनलिमिटेड
ह्यूमन वांट्स, ठीक है, मतलब ये कि इंसान की इच्छाएं जो हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड है। तो आप बच्चे भी कभी भी अपने जीवन में सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आज आपको लगता है कि हम 1 लाख रुपए कमा लें, या आज आपको लगता है हम करोड़पति हो जाएं, तो ये आपकी जो वांट है ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। जब आप 1 करोड़ पे पहुंचोगे तो आपको 10 करोड़ दिखेगा, 10 करोड़ पे पहुंचोगे तो 100 करोड़ दिखेगा, 100 करोड़ पे पहुंचोगे तो 1000 करोड़ दिखेगा। या आज आपको लगता है हम नए जूते खरीद लें, नए कपड़े खरीद लें, तो जब पहला जूता खरीदोगे तो अगले जूते नज़र आएंगे। मतलब आपकी जो वांट्स है बेसिकली वो क्या हैं, अनलिमिटेड है। तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। और उसका रीज़न भी है जो दूसरा फैक्ट है कि आपकी सारी वांट्स क्यों सेटिस्फाई नहीं हो सकती, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं दुनिया के अंदर, है ना। तो यही दूसरा फैक्ट भी है। तो दूसरा फंडामेंटल जो फैक्ट है वो लिखते हैं, वो ये कि मीन्स टू सेटिस्फाई द वांट्स आर स्केयर्स। मीन्स टू सेटिस्फाई द वांट्स आर स्केयर्स, है ना। इसमें आप मीन्स वर्ड को एरो डाल के मार्क करके लिख लो। मीन्स का मतलब होता है, हिंदी में इसको साधन बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको रिसोर्स बोलते हैं, है ना। तो मीन्स वर्ड का मतलब होता है, हिंदी में इसको साधन कहते हैं और अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं। तो दूसरा फैक्ट यही है कि जो रिसोर्सेज होंगे आपके पास हमेशा वो लिमिटेड होंगे, तो आपकी वांट्स कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो ये दो बिल्कुल फंडामेंटल फैक्ट्स माने जाते हैं इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स इसी की स्टडी है ना। इकोनॉमिक्स जो है वो इसी की स्टडी है बेसिकली। तो ऊपर यही लिखा है देखो कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस बाय विच रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो हम इकोनॉमिक्स में बेसिकली इसी की स्टडी करते हैं कि कैसे हम अपने साधनों को इस तरीके से एलोकेट करें कि हमारी वांट्स सेटिस्फाई हो जाएं। लेकिन होंगी नहीं पूरी तरह से, वो फैक्ट है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। तो इन दो बातों को मतलब इसीलिए फंडामेंटल फैक्ट बोला गया। लेकिन अब लेकिन की बात लिखने के लिए एक करली ब्रैकेट बना के नीचे लिखते हैं हम, बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स say that it is a narrow definition. But modern economists say that it is a narrow definition. Full stop. Next line में, in day-to-day events, there are various economic issues. In day-to-day events there are various economic issues, और ब्रैकेट में आप मेंशन कर लेना वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज़ के बाद, ग्लोबल क्राइसिस 2008, कोरोना पेंडेमिक 2019 या 20, ब्रैकेट क्लोज। तो ग्लोबल क्राइसिस 2008, कोरोना पेंडेमिक 2019। अब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स क्या कहते हैं, मतलब आज के ज़माने के, आपके ज़माने के, हमारे ज़माने के मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है, ये वाली है ना, ये बहुत नैरो है। तो नैरो को हाईलाइट कर लेते हैं। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये बहुत नैरो है। नैरो का मतलब बहुत छोटी सोच है। तो
मॉडर्न आज के ज़माने के इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि ये जो ऊपर हमने इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा, ये बहुत छोटी सोच है, ये बहुत छोटी डेफिनेशन है, क्योंकि एक्चुअल में इकोनॉमिक इश्यूज़ वास्तविक जीवन में बहुत सारे होते हैं। खाली यही नहीं होते कि इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड है और रिसोर्स लिमिटेड है, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से इश्यूज़ होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं। जैसे आज से 15 साल पहले दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आया था, शायद आप तब डायपर में घूमते होंगे तो आपको नहीं पता होगा क्या आया था क्राइसिस। नहीं, हाउसिंग क्राइसिस नहीं था, लेमन ब्रदर्स जो बैंकरप्ट हुए थे, बिल्कुल सही। तो यूएस के अंदर एक बड़ा क्राइसिस आया था जो धीरे धीरे फिर पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। तो मतलब उस समय रिसेशन जैसे हालात हो गए थे। तो खैर चलो कोई बात नहीं, तब तो हम छोटे थे, लेकिन 2019 में तो आप बड़े हो चुके ही थे। तो जब कोरोना पेंडेमिक आया तो फिर से दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े ग्लोबल इश्यूज़ हो गए थे, इकोनॉमिक इश्यूज़ हो गए थे, बहुत सी इकोनॉमियों के अंदर दिक्कतें और समस्याएं आ गई थी। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स का यही कहना है कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में डे टू डे इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एक्चुअल इश्यूज़ होते हैं। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स जो हैं वो पुराने ज़माने की डेफिनेशन को कैसा कहते हैं, नैरो कहते हैं। और ये तो एक फैक्ट भी है ना, आज के आप सब बच्चे अपने पिताजी अपने दादाजी की बातों को क्या कहते हो कि ये फालतू की बात कर रहे हैं। तो ये इंसान इवॉल्व ऐसे ही होता है ना, जब वो आगे बढ़ता है तो वो पीछे वाले लोगों को क्या कहता है कि वो तो नैरो है, उनकी सोच छोटी है। तो यही मॉडर्न इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि ये जो पुरानी डेफिनेशन है ना इकोनॉमिक्स की, ये वाली डेफिनेशन, ये नैरो डेफिनेशन है, छोटी डेफिनेशन है, जबकि एक्चुअल में इकोनॉमिक इश्यूज़ डे टू डे इवेंट्स बहुत सारे अलग होते हैं। तो समझ आया कि क्या कह रहे हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो पहले यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब इसके नीचे एक स्टार पॉइंट लिखना है, स्टार डाल के। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था तो इसलिए हमको एज इट इज़ लिखना है, इसी के नीचे एक स्टार डाल के लिखना है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट एंश्योर दैट all the problems will be appropriately tackled. Study of economics cannot ensure that all the problems will be appropriately tackled, comma, but it would enable us to examine a problem in its right perspective. But it would enable us to examine a problem in its right perspective. तो ये बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन एग्जाम में ये एज इट इज़ आ चुका है MCQ के अंदर भी पहले। तो हमको ये स्टेटमेंट मतलब एज इट इज़ लिखना है। बाकी ये क्या कह रहा है वो मैं आपको भी समझाता हूँ कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो इसमें दो तरह से हाईलाइट कर लेता हूँ मैं, या आप अंडरलाइन कर लेना। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स जो है कैन नॉट एंश्योर दैट ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड, है ना। तो इतना स्टेटमेंट पहले समझते हैं, येलो कलर वाला। इसका मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, अगर हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, तो उससे ये श्योर नहीं होगा, उससे हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि सारी समस्याओं को हम अप्रोप्रिएटली टैकल कर लेंगे। तो बच्चा कहता है फिर हम पढ़ें क्यों, अगर जब यही इंश्योर नहीं होता इकोनॉमिक्स पढ़ के कि हम सारी प्रॉब्लम्स को सही से टैकल कर लेंगे, तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो अब आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। परंतु इट वुड इनेबल अस टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव। अब ये भी अंग्रेज़ी है, इसका हिंदी अनुवाद है कि इकोनॉमिक्स की लेकिन स्टडी करने से आप सक्षम हो जाएंगे, किस चीज़ के सक्षम हो जाएंगे, कि किसी भी समस्या को सही नज़रिए से देख सकें, इस चीज़ के सक्षम हो जाएंगे। अब मान लो इसका एक फ़नी एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स से कि आपको कोल्ड और कफ हो गया, ठीक है।
अब जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, जो बिल्कुल नॉलेज से ज़ीरो है, जिसको यही नहीं पता कि कोल्ड कफ क्या होता है, वो सोच रहा है मैं बीमार हूँ और वो पेट दर्द की दवाई खाने लगे, तो इसका मतलब तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर एटलीस्ट आपको ये पता है कि ये समस्या क्या है, मैं इसको सही नज़रिए से अगर देख पाऊँ कि चलो मेरे को पता है कि मुझे कोल्ड और कफ है, तो कम से कम आप जो दवाई खाओगे, आप जो एक्शन लोगे, वो सही दिशा में तो होंगे। बात समझ आ रही है ना? तो बस इकोनॉमिक्स की स्टडी के बारे में भी यही कहा गया है कि आप इकोनॉमिक्स के पढ़ने से ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर लोगे सही से, ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप हर प्रॉब्लम के सही नज़रिए को देखना सीख जाओगे। तो ये कहना चाह रहे हैं। तो समझ आ गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? तो वो ये बात इंग्लिश में कह रहा है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये मतलब याद रखना है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आया था वो भी मैं बता देता हूँ। या तो ये ट्रू फॉल्स के रूप में आता है, ठीक है, तो ट्रू लिखना है, और कई बार वो येलो वाला पोर्शन दे देता है और ब्लू वाला ऑप्शन में पूछेगा, तो वो मिसिंग पार्ट आप निकाल लोगे फिर, ठीक है। तो मतलब ये लैंग्वेज आपको याद रखनी कि भाई वो ये कह रहा है। तो ये बेसिकली इतनी बातें जो थी, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, मतलब इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन समझ आ गए, छोटे छोटे पॉइंट, एडम स्मिथ और ये वो ग्रीक वर्ड पहले क्या कहते थे, पुरानी डेफिनेशन क्या थी, नए लोग नैरो कह रहे हैं, है ना। तो ये मतलब सब इंट्रोडक्शन बातें थी। अब सेकंड पॉइंट, मेन नंबर 2। तो अब हम एक्चुअल में अपने सब्जेक्ट की स्टडी पे अब आ रहे हैं। ये सब पर है, पहला पॉइंट तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब सेकंड पॉइंट का जो नाम है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं सर, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है आखिर ये किस चिड़िया का नाम है। तो हम इसमें दो बातें लिखते हैं। पहले आप बिजनेस के नीचे एरो डाल के लिखना, एक स्टेटमेंट लिखना, द सर्वाइवल एंड success of any business depends on sound decisions, ठीक है। तो ये लिखना, the survival and success of any business depends on sound decisions। तो पहले आप इस बात से मुझे बताना कि आप एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पहले ये खाली हम बिजनेस के बारे में एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अच्छा, बिजनेस वर्ड का मतलब तो पता ही आपको, बिजनेस है ना, मतलब व्यापार, जो बिजनेस होता है। तो यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है कि बिजनेस का मतलब, बिजनेस के बारे में एक स्टेटमेंट लिखा है हमने कि द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन साउंड डिसीजंस। इसका मतलब है कि किसी भी बिजनेस का सर्वाइव करना या उसका सफल होना, है ना, सर्वाइव करना या सफल होना, इस बात पर डिपेंड करता है कि बिजनेस में कितने सही डिसीजंस लिए गए हैं, अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं। तो आप इस बात से सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो है बिजनेस के बारे में एक स्टेटमेंट। अब इकोनॉमिक्स के बारे में भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में एक स्टेटमेंट दूसरा इधर की तरफ लिख लेते हैं एरो डाल के, वेरियस थ्योरीज and techniques, various theories and techniques। अब इकोनॉमिक्स अगर कभी अभी तक पढ़ा हो, अगर आपने 11th क्लास में या 12th क्लास में या इससे पहले कभी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें आप देखोगे, उसमें आपको बहुत सारी थ्योरियाँ पढ़ाई जाती हैं, है ना। लेट्स से मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपने अगर 11th में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो उसमें क्या क्या थ्योरी होती थी, उसमें कंज्यूमर बिहेवियर होता था, प्रोड्यूसर बिहेवियर होता था, डिमांड सप्लाई, ये सब चीज़ें पढ़ते थे ना। तो बहुत सारी इसमें थ्योरीज होती हैं, और इकोनॉमिक्स में बहुत सारी मतलब टेक्निक्स होते हैं अलग अलग, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट, प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं। अब देखो, अब हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि अब क्या होगा, अब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। अब इन दोनों को जब हम मर्ज करते हैं तो क्या होगा, वो नीचे एक बॉक्स में लिखेंगे कि बिजनेस के लिए हमें अच्छे डिसीजंस लेने हैं, है ना। बिजनेस
के लिए हमें कैसे डिसीजंस लेने, अच्छे डिसीजंस लेने। और इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है हमें जिसमें थ्योरीज और टेक्निक सिखाई जाती है। तो अब इन दोनों बातों को अब हम मिक्स करते हैं और एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर समझाता हूँ आपको। बक्से के अंदर लिखना है स्टेटमेंट कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। और बक्से के बाहर लिख लेना देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। Therefore, it is also known as managerial economics or applied economics. Therefore, it is also known as managerial economics, वो भी हाईलाइट कर लेते हैं, और applied economics। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस, और नीचे देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका क्या मतलब है। आप जब कुछ नॉलेज लेते हो, तो जब आप नॉलेज गेन करते हो, तो इसका मतलब आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो और अपने माइंड में उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हो, है ना। जैसे बचपन में सबने एक फॉर्मूला पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर, याद है आपको, a² प्लस 2ab, है ना। तो आपने देखो अभी तक भी याद है आपको ये फॉर्मूला, जबकि 5 साल हो गए होंगे। तो जब भी हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हम अपने ब्रेन को कुछ ना कुछ डाल रहे हैं ब्रेन के अंदर। तो ये तो हो गया जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमारे दिमाग में बहुत सारी थ्योरियाँ, बहुत सारी टेक्निक्स तो आ जाती हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में बिजनेस करते हो, तो एक्चुअल में बिजनेस करते समय बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती हैं कि जहाँ पर आपको फिर डिसीजन लेने पड़ते हैं कि अब मैं क्या करूँ। ये प्रोडक्ट बनाया तो आपको सोचना पड़ेगा कितने प्रोडक्ट बनाऊँ, आपको सोचना पड़ेगा कितना प्रोडक्शन करूं, आपको सोचना पड़ेगा इसकी कॉस्ट कितनी है, आपको सोचना पड़ेगा मेरा प्रॉफिट ज़्यादा कहाँ होगा। तो बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। तो उन बातों को जब आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो क्या हेल्प करेगा आपको, जो नॉलेज आपने इकोनॉमिक्स पढ़ते समय गेन करी है ना, आप उस नॉलेज को क्या करोगे, बिजनेस के अंदर अप्लाई करोगे। अप्लाई का मतलब है कि पढ़ तो लिया, लेकिन जब बिजनेस करोगे तो बिजनेस में उस नॉलेज को क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि आपको जो इकोनॉमिक्स यहाँ पर सिखाई जाएगी, आप उन बातों को, ये नहीं कि सब बातें बेकार हैं, आप उन बातों को कहाँ अप्लाई करोगे, बिजनेस में अप्लाई करोगे। और इसीलिए देखो इसका नाम भी क्या है, एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इसीलिए इसका नाम क्या है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स को इसीलिए अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं या मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। आपको मैनेज करना है, आपको बिजनेस चलाना है, तो आपको चीज़ें मैनेज करनी है, तब भी ये इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेगी। तो ये इकोनॉमिक्स की स्टडी आप एक्चुअल बिजनेस में अप्लाई करते हो, है ना। तो जैसे मैथ्स का वो फॉर्मूला है, वो मैं ऐसी एग्जांपल जो ले रहा था वो भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो a+b का होल स्क्वायर हम सब ने पढ़ रखा है ना। लेकिन जब मैथ्स का कोई क्वेश्चन आता था एग्ज़ाम में, तो 10 में से 8 बच्चे से सॉल्व नहीं हो पाता था, वो फेल हो जाते थे, लेकिन 2 बच्चे पास हो जाते थे। तो ऐसा क्यों, फॉर्मूला तो सेम है। तो यही डिफरेंस होता है कि नॉलेज तो सबके पास हो जाती है, थ्योरी तो सबको ही देख कर लेता है, लेकिन जो उसको अप्लाई करता है वो हर कोई नहीं कर पाता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी वही चीज़ है कि आप इकोनॉमिक्स में जो थ्योरियाँ, जो टेक्निक सीखते हो, वो एक्चुअल में कहाँ अप्लाई करनी पड़ेंगी आपको, बिजनेस में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। तो ये इसका नाम पड़ गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो समझ आ गया बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, और उसको हम कहते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स या
मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। फिर उसी के नीचे अगला एरो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज़ close connection with economic theory ब्रैकेट में माइक्रो एंड मैक्रो कॉमा स्टैटिस्टिक्स कॉमा मैथमेटिक्स कॉमा ऑपरेशंस रिसर्च एटसेट्रा। Business economics has close connection with economic theory, micro, macro, statistics, mathematics, operations, research, etc. तो इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि जो हम ये बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, इसका रिलेशन, इसका कनेक्शन बहुत सारी चीज़ों के साथ है। आप इसमें देखोगे, इसमें माइक्रो भी होता है, मैक्रो भी होता है, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी होता है, इसमें मैथमेटिक्स भी होता है, इसमें OR भी होता है। OR का मतलब होता है ऑपरेशंस रिसर्च। ये आपका एक सब्जेक्ट है CA फाइनल के अंदर, मतलब टॉपिक है OR, ऑपरेशन रिसर्च। CA फाइनल में अगर आप वहाँ तक पहुँचे होपफुली तो आपको देखने को मिलेगा ऑपरेशंस रिसर्च। तो मतलब पॉइंट ये है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नाता, कनेक्शन बहुत सारी वेरियस चीज़ों के साथ है। मतलब इसमें माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, स्टैट्स भी है, मैथ्स भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतनी सारी चीज़ों को मिलाकर बन रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये बात कहना चाह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट एरो में हमें एक आदमी का नाम लिखना है, एक आदमी का नाम याद भी रखना है एग्ज़ाम के MCQ के लिए। आदमी का नाम है जॉल, JOEL डीन, DEAN, जॉल डीन। तो जॉल डीन भाई ने क्या कहा, लिखते हैं। जॉल डीन डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स in terms of the use of economic analysis in formulation of business policies, in formulation of business policies। मतलब ये उनकी परिभाषा थी, तो अंडरलाइन कर लेते हैं। तो जॉल डीन भाई ने बताया या कहा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक प्रकार से इकोनॉमिक एनालिसिस का यूज़ करना है। किस चीज़ के लिए? बिजनेस पॉलिसियाँ बनाने में। बस ये कहा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है कि इकोनॉमिक एनालिसिस को हमें यूज़ करना है। किस चीज़ के लिए यूज़ करना है? बिजनेस पॉलिसियाँ बनाने के लिए। सिंपल। तो क्लियर हो गई बात इतनी। उसके बाद नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट एरो का नाम है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसको आप ब्लॉक बना लेना, मतलब ये थोड़ा सा एक सब टॉपिक की तरह है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इस पर आप इम्पॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे हैं, जब से सिलेबस में आया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स होते हैं खूब सारे, तो हमें सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि क्या नेचर होता है ना। तो हम एक एक करके एक एक बिंदी लगा के सारे पॉइंट्स लिखेंगे कि नेचर क्या होता है। तो पहली बिंदी में लिखना है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस
ठीक है, और 2 लाइन छोड़ के लिख लेना दूसरी बिंदी में, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। तो साइंस को भी हाईलाइट कर लेते हैं और आर्ट को भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है और बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। चलो, तो साइंस किसे कहते हैं? साइंस आपके हिसाब से साइंस का मतलब क्या है? हाँ, मतलब काफ़ी ठीक है। थोड़ा और अगर इसको बेहतर करा जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ। और वो यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों बना? और बताइए जी। तो मैं बताता हूँ एग्जैक्ट, आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो वैसे, लेकिन जो एक्चुअल जो उसके कीवर्ड्स हैं और जो मतलब अब हमें लिखने भी हैं कि किसी भी चीज़ को हम जब साइंस कहते हैं ना, तो वो क्यों कहते हैं, एक्चुअल में साइंस का क्या मतलब होता है, तो वो लिखना है, बादल में लिखो पहले, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। जब किसी भी चीज़ में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो जाता है वो साइंस बन जाती है ना। अब कॉज एंड इफेक्ट का मतलब भी क्या है हिंदी में, वो एक ऐसी एग्जांपल से समझा देता हूँ कि कॉज एंड इफेक्ट। कॉज का मतलब क्या होता है हिंदी में? कारण। और इफेक्ट का मतलब प्रभाव। तो कॉज एंड इफेक्ट को हिंदी में कह सकते हैं कारण और प्रभाव के बीच का एक रिश्ता, वो साइंस होती है ना। तो अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को बहुत से एग्जाम्पलों से हम समझ सकते हैं। जैसे आप इकोनॉमिक्स में कहाँ ये रिलेशन पढ़ते हो, वो मैं उसी का एग्जाम्पल लेता हूँ कि इकोनॉमिक्स में कहाँ पढ़ते हो। एग्जाम्पल बहुत से हो सकते हैं, जैसे एक बायोलॉजिकल भी हो सकता है कि जैसे आपको कोल्ड हुआ तो डॉक्टर आपको दवाई देता है, तो वो दवाई क्या करती है, उस कोल्ड को इफेक्ट डालती है और वो ठीक हो जाता है। तो वो एक साइंस है ना। तो वो एक साइंस बन गया कि जब भी कोल्ड होगा तो ये दवाई देनी है तो ठीक हो जाएगा। तो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बन गया कि कोल्ड हुआ, ये दवाई ठीक हो गया, तो वो भी एक साइंस है। इसी तरह हम इकोनॉमिक्स में कहाँ साइंस लगाते हैं या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन लगाते हैं, या आपने जो सुना होगा, शायद आपने जैसे ये सुना होगा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है ना, किसी भी प्रोडक्ट का अगर दाम बढ़ता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्योंकि कंज्यूमर के लिए वो प्रोडक्ट अगर महंगा हो गया तो अब वो कम खरीदेगा। तो ये हमने 11th में शायद पढ़ा होता है ना, बिल्कुल बेसिक है ना। तो ये भी तो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पढ़ लिया ना कि भाई ये अब होगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ा डिमांड पे? कम हो रहा है। तो ये साइंस बन गई, ये भी तो एक साइंस बन गई ना फिर टेक्निकली। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को इसीलिए साइंस कहते हैं क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस होते हैं, इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। तो समझ आ गया कि साइंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस होते हैं। अच्छा जी, अब दूसरे स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं कि ये एक आर्ट है। तो आर्ट का मतलब नहीं, हाँ, तो मतलब वैसे एक शब्द में तो हिंदी में बोलते हैं इसको कला। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला, है ना। तो मान लो अब मैं सबके हाथ में एक तलवार दे दूँ अभी, ठीक है, और आपको बोलूँ कि वहाँ पीछे शेर खड़ा है, उसकी गर्दन काटनी है, ठीक है। तो अभी ये पता तो सबको है कि कैसे गर्दन काटते हैं, सबको पता है ना, तलवार मारेंगे तो गर्दन कट जाएगी। तो अब लेकिन सबको अगर तलवार दे दी जाए और बोले जाओ शेर की गर्दन काटो, तो कितनों के पास ये कला होगी कि वो वाकई में काट पाएंगे? वो कला है। कला मतलब समझ गए? तो आर्ट जो होती है वो एक अलग चीज़ होती है। नॉलेज तो सबके पास है, तलवार सबके पास है, लेकिन वो तलवार चलेगी कैसे, कब चलानी है, कैसे चलानी है, वो एक कला होती है। तो ऐसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स में नॉलेज सबको मिल जाएगी। जैसे आपको भी कॉस्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आपको भी प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आपको भी प्रॉफिट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब आप वो सब पढ़ के कल को मान लो किसी कंपनी में गए और मुकेश अंबानी साहब ने आपसे कहा बताओ जी सीए साहब कितना प्रोडक्शन करें, अब वहाँ आपके हाथ पांव ठंडे हो गए। तो
उसको अप्लाई करना एक कला होगी। कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो नॉलेज होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करना एक अलग चीज़ है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एक कला है, एक आर्ट है। हर कोई इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ एन आर्ट। तो ये कला भी होती है, तो ये साइंस भी है और ये आर्ट भी है। तो पहले इतने 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तो ये लिख लेना चाहें आप, हिंदी वाला वर्ड कला, तो याद आ जाएगा। उसके बाद तीसरा नेचर है, इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। और चौथे नेचर में लिख लेते हैं, इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये एक सिंपल पॉइंट्स है दोनों के दोनों, ये आपने थोड़ा सा पहले भी देख लिए। तो इसमें माइक्रो और मैक्रो को हाईलाइट कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो बेस्ड है, मतलब वो किस पर आधारित है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और ये आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे आपको एलिमेंट्स किसके नज़र आएंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स आप बच्चों ने पढ़ा है, वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो नेशनल इनकम है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब चीज़ें मतलब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, है ना। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो भी है और मैक्रो भी है। तो ये दोनों मतलब सिंपल पॉइंट हो गए। उसके बाद अगला पॉइंट, इट यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट्स को बादल बना लेते हैं। इसमें हम मार्केट्स की थ्योरी का भी यूज़ करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम मार्केट की थ्योरी का भी यूज़ करते हैं। मार्केट की थ्योरी जो है वो वैसे हम एक आगे चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में। तो वो आप देख ही लोगे। तो हमें मार्केट्स चैप्टर के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो मार्केट्स चैप्टर में ऐसे ही बताया था, या आपको अगर याद हो, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के मार्केट सिखाए जाते थे बचपन में। परफेक्ट मार्केट, है ना, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक, है ना, मार्केट होती थी ना। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम मार्केट की थ्योरी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी मतलब एक सिंपल पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है, बड़ा बड़ा लिखते हैं। इसके बाद इज़ प्रैग्मैटिक, PRAGMATIC। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ प्रैग्मैटिक, है ना। तो ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा है। तो प्रैग्मैटिक का मतलब ऑब्वियसली मुझे पता है कि आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये कोई कॉमन ऐसा अंग्रेज़ी शब्द नहीं है कि हमने बचपन में कहीं वैसे पढ़ रखा हो, है ना। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ प्रैग्मैटिक। तो प्रैग्मैटिक का मतलब लिख लो। प्रैग्मैटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। हाँ, तो अब आप समझ जाओगे। प्रैग्मैटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। इसका मतलब ये है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो बातें हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी बातें आप कहो कि सर ये तो सब बातें ऊल फिजूल बातें हैं। जैसे मैथ्स पढ़ते समय बच्चा कहता है ना कि सर ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मुझे क्या करना दुकान पे जाके, या मुझे क्या बिजनेस चलाने के लिए चाहिए, है ना। तो वो बच्चा कह देता है कि ये तो सब किताबी ऊल फिजूल बातें। लेकिन जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो वो सब कुछ प्रैक्टिकल है, वो आम बिजनेस में होगा। आपको कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, प्रोडक्शन भी देखना पड़ेगा, रिटर्न्स भी होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ प्रैक्टिकल है। तो समझ आ गया। तो इसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ प्रैग्मैटिक, है ना। तो ये वर्ड याद रखना है, प्रैग्मैटिक। उसके बाद अगला नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज
डिसिप्लिनरी इन नेचर। तो इसमें इंटर डिसिप्लिनरी को हाईलाइट कर लेते हैं या ब्लॉक बना लेते हैं। तो इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब इंटरडिसिप्लिनरी, हाँ बिल्कुल सही। तो तुम्हें कैसे पता ये बात? गैस करा, चलो ठीक है, गुड, अच्छा गैस करा। तो इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है, उसके लिए मैं आपको तरीके से समझाता हूँ, ऐसे रटने का नहीं है। पहले मैं आपको समझाता हूँ डिसिप्लिन किसे बोलते हैं इस कंटेक्स्ट में। तो डिसिप्लिन किसे बोलते हैं? अनुशासन को, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में डिसिप्लिन अनुशासन को नहीं बोलते हैं। डिसिप्लिन कई बार सब्जेक्ट्स को भी बोला जाता है, जैसे अकाउंटेंसी एक डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन है, बिजनेस स्टडीज़ एक डिसिप्लिन है, मैथमेटिक्स एक डिसिप्लिन है। तो सब्जेक्ट्स को भी क्या बोल सकते हैं? डिसिप्लिन बोल सकते हैं, है ना। तो ये बात शायद आपको पता ही नहीं होगी, अजीब सा लग रहा होगा ना अभी सुनने में, अच्छा ऐसा भी होता है। तो डिसिप्लिन का मतलब हम क्या भी कह सकते हैं? सब्जेक्ट। अब इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब है? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में खाली एक सब्जेक्ट नहीं है, डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3, डिसिप्लिन 4, डिसिप्लिन 5, डिसिप्लिन 6 और ना जाने एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे सब्जेक्टों को मिलाकर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स बना है। तो इसीलिए इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी। तो डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट और इंटर लगाने का मतलब ये होगा कि बहुत सारे। तो इसलिए इसका शब्द का मतलब बन गया इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब ये बहुत सारे सब्जेक्टों को मिलाकर बनाए। तो आप ये ऐसे बादल में बना लो तो आपको भी समझ आ जाएगा कि भाई ये मतलब है कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स को, और डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट्स को मिलाकर ये बना है। तो इंटरडिसिप्लिनरी, है ना। तो ये भी एक नेचर हो गया। और आखिरी नेचर लिखते हैं, आखिरी नेचर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव। अब नॉर्मेटिव का क्या मतलब? तो पहले आप हाईलाइट कर लो, फिर नॉर्मेटिव को समझाने के लिए मुझे 10 मिनट 15 मिनट का खेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव, ठीक है। तो इसको अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं, अभी छोड़ देते हैं। तो इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे एक टैबुलर फॉर्मेट बनाना, हम एक डिफरेंस लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट भी है। पहले का नाम देना पॉजिटिव, दूसरे का नाम देना नॉर्मेटिव, ठीक है। तो पहले हम इससे लिखते हैं, इससे समझते हैं। तो आप एक टैबुलर फॉर्मेट बना लो इस प्रकार का, अच्छा सा। तो पॉजिटिव के नीचे आप लिखना व्हाट इज, पॉजिटिव के नीचे लिखना व्हाट इज, और नॉर्मेटिव के नीचे लिखना व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, या ब्रैकेट में लिखना व्हाट शुड बी, ठीक है। तो हम इससे पहले आपको समझाता हूँ। तो देखो, व्हाट इज का मतलब है, पॉजिटिव का मतलब होता है क्या है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है क्या होना चाहिए। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है।
है ना, दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। अब क्या फ़र्क है वो सेकंड पॉइंट और लिखते हैं, फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड में लिखते हैं पॉजिटिव के नीचे, इट इज़ नॉट सजेस्टिव, इट इज़ नॉट सजेस्टिव। लेकिन नॉर्मेटिव में लिखते हैं, इट इज़ सजेस्टिव। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों पॉइंटों से समझते हैं। तो अगर मैं अब कुछ स्टेटमेंट्स बोलूँगा, आप ध्यान से सुनना। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, आपने ब्लू रंग की टी शर्ट पहनी है, आप कामचोर हो, आप बदमाशी करते हो। तो ये जो मैं स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट थोड़ा चेंज करूँगा। इंडिया को अपने पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना चाहिए, आपको रेड टी शर्ट पहननी चाहिए, आपको मेहनती होना चाहिए, आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं स्टेटमेंट्स पास कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। तो जब हम कुछ सजेशन वाले मोड में स्टेटमेंट्स देते हैं या बात करते हैं, उसको नॉर्मेटिव कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, नॉर्मेटिव। लेकिन जब हम कोई सजेशन नहीं दे रहे, जब हम सिर्फ बता रहे हैं है ये है, तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, पहले समझ आए दो पॉइंट्स। तो इसीलिए उसमें लिखा है व्हाट इज़, मतलब क्या है, और उसमें लिखा है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, है ना। तो वो सजेस्टिव होता है और वे सजेस्टिव नहीं होता। फिर तीसरा पॉइंट और लिखते हैं, इट कैन बी वेरीफाइड, इट कैन बी वेरीफाइड। और नॉर्मेटिव में इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। तो इट कैन बी वेरीफाइड और वो इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। अब देखो इसका एग्जांपल लेता हूँ। पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप हमेशा वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने बोला, अगर मैं बोलता हूँ मरकरी इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, तो ये स्टेटमेंट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्यों है पॉजिटिव स्टेटमेंट? क्योंकि इसको वेरीफाई किया जा सकता है। आप कह सकते हो, जैसे ही मैंने ये लिखा, शायद कईयों के मन में भी आया होगा कि सर ये तो आप गलत लिख रहे हो, ये तो आप झूठ कह रहे हो, क्योंकि आप इसका मतलब वेरीफाई कर पाए, है ना। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट ऐसा लिख दूं कि बर्गर इज़ बेटर देन पिज़्ज़ा, तो क्या आप इसको वेरीफाई कर सकते हो? इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सनल चॉइस हो गई। अब हो सकता है कोई बच्चा कहे हाँ सर सही कह रहे हो, कोई बच्चा कहे नहीं सर गलत कह रहे हो। तो कौन इसका मतलब वेरिफिकेशन करेगा, कौन इस पे ठप्पा लगाएगा? सरकार, मोदी जी तो कहेंगे नहीं भाई ये बर्गर अच्छा है ना। तो इसका तो कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकता ना इस बात का, इस स्टेटमेंट का। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। ये भी एक पहचान होती है। तो समझ आ रहा है डिफरेंस पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का। और फोर्थ डिफरेंस और लिख लेते हैं, लास्ट है। पॉजिटिव में देयर इज नो वैल्यू जजमेंट, देयर इज नो वैल्यू जजमेंट। और नॉर्मेटिव में देयर इज वैल्यू जजमेंट। अब वैल्यू जजमेंट क्या होता है वो भी बता देता हूँ। तो पॉजिटिव जो होता है स्टेटमेंट, वो आपको जज नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मेटिव जो होता है वो आपको जज करेगा। अब इसका भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। आप बाहर इस बनवाड़ी के पास सिगरेट पी रहे हो, ठीक है,
तो मैं कहूँगा कि आप सिगरेट पी रहे हो, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मैंने कोई जज नहीं करा, मैंने ये नहीं कहा अच्छी बात है ख़राब बात है नहीं करने का। तो आप सिगरेट पी रहे हो तो मैंने क्या बोला, आप सिगरेट पी रहे हो, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि सिगरेट पीना बुरी बात है, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो इसका मतलब मैं एक तो सजेशन दे रहा हूँ, पहली बात तो ये हो गई बात, मैं आपको जज कर रहा हूँ, ये हो गई बात। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं, नॉर्मेटिव जो होता है वो वैल्यू जजमेंट करता है, वो जज करता है, वो ये बताता है ये अच्छा है ये बुरा है, वो हमेशा ये बताएगा कि आपको ऐसा करना चाहिए। मेरे शुरू के 4 स्टेटमेंट क्या थे कि आपको मेहनती होना चाहिए, आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए, तो इसका मतलब मैं आपको जज कर रहा हूँ ना, मैं आपको नकारा समझ रहा हूँ, मूर्ख समझ रहा हूँ, तो मतलब मैं जज कर रहा हूँ। लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होता है वो जज नहीं करता, वो सिर्फ फैक्ट बताता है, मतलब वो सिर्फ बताता है क्या है। तो मैं बताऊँगा कि आप सिगरेट पी रहे हो, बस दैट्स इट, तो वो है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो होता है वो उसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती है, लेकिन नॉर्मेटिव में वैल्यू जजमेंट्स होते हैं। समझ आ गया डिफरेंस, तो क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब देखो जी, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है, अब हम समझ जाएंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, नॉर्मेटिव। क्यों है नॉर्मेटिव, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि क्या होना चाहिए, तभी तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, कि कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें हमेशा सजेशंस देता है, वो सजेस्टिव है, तो इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव बोलते हैं। तो अब समझ आ गया कि क्यों लिखा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव, क्योंकि वो सजेशंस देता है, वो आपको ये बताता है कि क्या होना चाहिए। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये मतलब ये पूरा आपका मतलब ये वाला पॉइंट कवर हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला, है ना। तो उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, और ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं, अलग 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 अलग। चलो उसके बाद नेक्स्ट एरो इसी में बिजनेस इकोनॉमिक्स का अगला एरो है, इसका नाम है सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कि आखिर बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर्स क्या हैं, मतलब हम इसमें पढ़ाई क्या करते हैं। तो इसमें हम 2 पढ़ाई करते हैं, और वही आपके भी कोर्स में आपको पढ़ाई जाती हैं, है ना। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो एक को बोलते हैं जी क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरे को बोलते हैं जी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 2 सब्जेक्ट मैटर होते हैं हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में मेनली, एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो या मैक्रो में क्या अंतर है, कोई बच्चा जिसको पता हो, होशियार बच्चा। माइक्रो जो होता है वो इंडिविजुअल की यूनिट की स्टडी होता है, बिल्कुल सही। और मैक्रो एग्रीगेट की स्टडी होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं इनको एक डिफरेंस के फॉर्म में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखते हैं सबसे पहला, बिल्कुल सही आपने बताया कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी इकट्ठे करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एग्रीगेट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी की इकट्ठे स्टडी करते हैं, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, किसी एक इंडस्ट्री की, किसी एक कंज्यूमर की, किसी एक प्रोड्यूसर की, इंडिविजुअल की।
चलो दूसरा पॉइंट ये देखते हैं किसको याद है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, माइक्रो इकोनॉमिक्स को घर में मम्मी प्यार से क्या बुलाते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स को घर में मम्मी प्यार से क्या बुलाते हैं? जैसे आपको बुलाती है ना मम्मी, राजा बेटा, तो इसको घर में मम्मी बुलाती हैं प्राइस थ्योरी। तो ये याद रखना है, अपना एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम प्राइस थ्योरी भी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की मम्मी उसको क्या बुलाती हैं घर में? इट इज ऑल्सो नोन एज नहीं याद, इसको बुलाते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की मम्मी घर में उसको प्यार से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बुलाते हैं। तो मतलब ये इनके दूसरे ऑल्टरनेटिव नाम है, हमारे लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, तो ये पता होने चाहिए माइक्रो का और मैक्रो का। अच्छा, फिर तीसरा डिफरेंस वो भी इम्पॉर्टेंट है, टूल्स मतलब हथियार। माइक्रो इकोनॉमिक्स के हथियार क्या हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के हथियार होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हथियार क्या होते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के बताओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हथियार नहीं, उसके हथियार होते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये भी आपने शायद मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा 12th में, एडी और एएस है ना, और वो इसमें आएगा भी आपको आगे वैसे। तो खैर मतलब ये होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के हथियार। और लास्ट डिफरेंस लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल्स हैं। तो जो मैं एग्जाम्पल्स आपको लिखवाऊंगा वो लर्न कर लेना अच्छे से। तो मैं इस पर आर का सिंबल बना देता हूँ। तो आर का मतलब, आर का मतलब रिवाइज तो सब कुछ ही करना है। आर का मतलब है रट्टा, ठीक है। तो ये घर से रट के जाना है सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में एमसीक्यू पूछे हैं जितने भी मेजरली, वो ये एग्जाम्पल देता है और फिर वो आपसे ये पूछता है कि ये माइक्रो है या मैक्रो। तो जितने भी माइक्रो के आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट है वो एक साथ लिख लेंगे, जितने भी मैक्रो के हैं वो एक साथ लिख लेंगे। तो हमको सारे याद रखने हैं। वैसे लॉजिकल भी हैं, अगर मान लो आप नहीं भी रटो और ऐसे भी सोचो ना अगर थोड़ा सा ध्यान से, तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। वैसे एक बार क्या होता है देखो, माइक्रो में क्या एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होगी, और मैक्रो में क्या एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें पूरी इकनॉमी एज अ होल की स्टडी होगी। तो आप इसको माइंड में रखना, तो अपने आप एग्जाम्पल देखो आपको समझ आ जाएंगे। तो पहले हम माइक्रो के एग्जाम्पल्स लिखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो बताओ यहाँ पर हम क्यों लिख रहे हैं माइक्रो में, ये रीज़न आप बताना। चलो, क्योंकि इसमें हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल है ना, प्रोडक्ट प्राइसिंग। सेकंड, कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये बताओ कंज्यूमर बिहेवियर, तो ये माइक्रो में क्यों लिखा? क्योंकि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात कर रहे हैं ना, कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल आदमी। अगला फैक्टर प्राइसिंग, तो इसको
क्यों लिखा? फैक्टर किसे बोलते हैं पहले तो? हाँ, ये भी एक नई चिड़िया आ गई, फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब होता है, आप लिख लो, इनपुट्स। अब बच्चा पूछता है इनपुट्स का मतलब, तो फैक्टर। तो इनपुट रॉ मटेरियल, इनपुट्स तो समझ जाओगे ना, मतलब इनपुट मतलब जब प्रोडक्शन करते हैं हम, तो उसके लिए हमको कुछ जो इनपुट्स चाहिए वो कुछ भी हो सकते हैं। रॉ मटेरियल भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, मतलब इनपुट्स बेसिकली, है ना। तो उनको फैक्टर बोलते हैं। और प्रोडक्ट को भी चाहे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रोडक्ट को कह सकते हैं आउटपुट। तो ये इस नाम से भी कई बार बोल दें। प्रोडक्ट को आप आउटपुट कह सकते हो और फैक्टर को आप इनपुट कह सकते हो। तो इनपुट और आउटपुट। तो ये क्यों लिखा माइक्रो में, बताओ? फैक्टर प्राइसिंग। हाँ, तो यहाँ पर जैसे अगर हम किसी एक फैक्ट्री की बात करते हैं या किसी एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो उसके अपने सिर्फ इनपुट्स की बात कर रहे हैं, पूरी इकनॉमी के प्राइजेस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहे हैं, फैक्टर प्राइसिंग। इसके बाद अगला है एग्जाम्पल, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ section of people, economic condition of section of people। तो इसका मतलब एक सेक्शन के लोग के बारे में बात करें। तो अगर मान लो ये पूरा देश है मेरे सामने जो आप बच्चे बैठे हो, तो इसमें अगर मैं खाली फर्स्ट रो को पकड़ लेता हूँ, तो इसका मतलब कि खाली मैं एक यूनिट की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे कंट्री एज अ होल की बात नहीं कर रहा। तो ये भी एक इंडिविजुअल यूनिट है कि भाई हम सिर्फ एक ही सेक्शन ऑफ पीपल की स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी माइक्रो में आ गया। इसके बाद अगला एग्जाम्पल, बिहेवियर ऑफ फर्म्स। अब यहाँ तो बहुत सारी फर्म्स हैं, तो ये क्यों माइक्रो में आ गया? यहाँ तो बहुत सारी फर्म्स हैं, उनका बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। स्पेसिफिक इंडस्ट्री की फर्म्स, ठीक है। तो देखो जी, जो फर्म्स होती हैं ना, बहुत सारी फर्म्स, जैसे मारुति, होंडा, हुंडई, टाटा, टोयोटा, ये सब अलग अलग फर्म्स हैं। लेकिन बहुत सारी फर्म्स जब होती हैं, उन बहुत सारी फर्म्स के संगठन को, समूह को इंडस्ट्री कहते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, है ना। तो यहाँ पर भी हम पूरी इकनॉमी की बात नहीं कर रहे, पूरे देश की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो फर्म्स का बिहेवियर भी एक इंडिविजुअल यूनिट की ही स्टडी है, मतलब ये भी एक माइक्रो स्टडी ही है ना। तो ये मतलब है, तो हम इकनॉमी की बात नहीं कर रहे, पूरे देश की बात नहीं कर रहे, तो ये भी एक माइक्रो स्टडी ही है। उसके बाद आखिरी एग्जाम्पल, ये सिंपल है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पर तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ये सब वो एग्जाम्पल्स हैं जो मतलब हमसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो हम इन सब एग्जाम्पलों को बोलेंगे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। तो क्लियर हो गए पहले माइक्रो। अब इसी तरह मैक्रो के लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल्स। मैक्रो के भी बहुत सिंपल हैं। पहला एग्जाम्पल है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम तो नाम से ही क्या पता चल रहा है? देश की, पूरे देश की इनकम। दूसरा एग्जाम्पल है जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल
प्राइस लेवल। तो इसका मतलब हाँ, अब जनरल प्राइस लेवल और प्रोडक्ट प्राइसिंग में यही फ़र्क होता है कि जब हम जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं तो इसका मतलब हम एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम जनरल मतलब होता है कि पूरे देश के सारे सामानों को मिलाकर एक नॉर्मल एवरेज की बात कर रहे हैं। तो जब आप न्यूज़ में सुनते हो तो वो कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई, तो वो एक जनरल प्राइस लेवल होता है। अब महंगाई बढ़ने का मतलब भाई ऐसा तो नहीं कहते कि गोलगप्पे महंगे हो गए, न्यूज़ में तो वो क्या बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई, तो इसका मतलब वो एक जनरल प्राइस लेवल होता है ना। लेकिन अगर मान लो वो न्यूज़ में बोलें कि जूते महंगे हो गए, वो एक प्रोडक्ट है, या वो बोलें कि ये चीज़ महंगी हो गई, तो वो एक प्रोडक्ट का प्राइस है। लेकिन वो तो क्या बोलते हैं, जनरल। CPI भी जिसको कह सकते हैं ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वो पूरी इकनॉमी का हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह अगला है, ये तो आपने पढ़ा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, है ना। तो ये तो पूरे देश का होता है, BOP अकाउंट पूरा देश का हम वही खाता बना रहे होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, या बैलेंस ऑफ ट्रेड भी लिख लो, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसके बाद नेक्स्ट, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। तो ये आपने शायद पढ़ा होगा 12th में, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर होता है ना। तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी की भी, हमारी जो करेंसी है उसकी एक्सटर्नल वैल्यू, तो ये भी इसका मतलब हम पूरे इकनॉमी की ही बात करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में मेरे घर में क्या पैसे हैं हम उस करेंसी की बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी मतलब पूरी इकनॉमी एज अ होल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख लो, एम्प्लॉयमेंट रेट। तो एम्प्लॉयमेंट रेट, इसका मतलब ये भी हम एम्प्लॉयमेंट रेट किसका बताते हैं, पूरी इकनॉमी का बताएंगे। और इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख लो, ओवरऑल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ओवरऑल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये भी शायद आपको याद हो, जब आपने AD और AS चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी पढ़ा होगा। तो वो भी हम पूरी इकनॉमी की ही बात करते हैं, ओवरऑल सेविंग, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पूरी इकनॉमी की। इंडिविजुअल आदमी की सेविंग की तो बात हम नहीं करते। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं बेसिकली उधर वाले, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरी इकनॉमी की ही बात कर रहे हैं। तो इसीलिए उन सारे एग्जांपल्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकनॉमिक्स। तो क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, एग्ज़ाम के नज़रिए से अलग अलग एग्जांपल्स देके आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सी स्टडी है। इसके बाद नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट एरो का नाम है जी स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का अब स्कोप क्या है उस पर बात करेंगे हम। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बस ये सेकंड लास्ट मतलब एरो है, फिर सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। तो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप दो बाइफरकेशन करना। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को आप कहाँ अप्लाई करोगे वो मैं बताता हूँ। एक को बोलते हैं इंटरनल इश्यूज, एक को बोलते हैं इंटरनल इश्यूज, और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल इश्यूज। तो एक को बोलते हैं इंटरनल इश्यूज और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल इश्यूज। कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, इसका दायरा क्या है, इसको आप कहाँ अप्लाई करोगे। तो इसको हम दो जगह अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल इश्यूज़ में भी और एक्सटर्नल इश्यूज़ में भी। अब इंटरनल इश्यूज़ को दूसरे नाम से कहते हैं, वो आप लिखो ब्रैकेट में,
इंटरनल इश्यूज को कहते हैं ऑपरेशनल इश्यूज, और एक्सटर्नल इश्यूज को कहते हैं एनवायरनमेंटल इश्यूज। एनवायरनमेंटल इश्यूज। तो अब आपके मन में ऑब्वियसली प्रश्न आएगा कि सर ये क्या है इंटरनल इशू, एक्सटर्नल इशू, कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को इंटरनल इश्यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल इश्यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ का क्या मतलब होता है? तो कोई तुक्का मारो पहले आप अपने हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस में अगर हम कह रहे हैं इंटरनल इश्यूज़ या हम कह रहे हैं एक्सटर्नल इश्यूज़, तो कोई एग्जांपल है जो भी आपको तुक्का मारना है। उसके रिगार्डिंग बिल्कुल सही कहा आपने, जो एग्जांपल दिया परफेक्ट है वैसे तो, और यही है भी। तो इंटरनल इशू मतलब ये हो सकता है कि मान लो मेरी कंपनी है, अब मेरी कंपनी में एक मशीन ख़राब हो गई, मेरी कंपनी में एम्प्लॉई हड़ताल पर चले गए, मेरी कंपनी में मेरी मैनेजर से लड़ाई हो गई। तो ये सब जो इश्यूज़ हैं, ये सब कैसे इश्यूज़ हैं? इंटरनल। तो हम इनका समाधान बिजनेस इकोनॉमिक्स से निकाल लेंगे। एक्सटर्नल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं कि भाई जैसे मान लो सरकार ने मेरे प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया, या कोविड आ गया और मैं होटल चलाता था वो बंद हो गया, सिनेमा हॉल था मेरा वो बंद हो गया। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ जो एनवायरमेंटल है, पर्यावरणिक है, बाहरी हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल इश्यूज़। तो इंटरनल इश्यूज़ मतलब जो कंपनी के अपने अंदर के इश्यूज़ हो गए, और एक्सटर्नल इश्यूज़ मतलब बाहर से कुछ भी दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। लेकिन दोनों ही दिक्कतों को कौन सॉल्व कर सकता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप इतना बड़ा है, दायरा इतना बड़ा है कि हम इससे इंटरनल इश्यूज़ भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इससे एक्सटर्नल इश्यूज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वो एक लाइन लिखते हैं दोनों के नीचे। तो इंटरनल इश्यूज़ के नीचे एरो डाल के लिखते हैं कि दीज कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंटरनल इश्यूज़ को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी इस सिलेबस में। और एक्सटर्नल इश्यूज़ कैसे सॉल्व कर लोगे? दीज कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग, बताओ क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक्सटर्नल इश्यूज़ को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है। तो मतलब बेसिकली हम दोनों प्रकार के इश्यूज़ जो हैं वो बिजनेस इकोनॉमिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। इंटरनल इश्यूज़ हैं तो भाई अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स लगा देंगे, एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लगा देंगे। तो पहले इतना क्लियर हो गया। अब हमको इश्यूज़ लिखने हैं, भाई कुछ एग्जांपल्स लिखवाऊंगा मैं कि भाई ऐसे क्या इश्यूज़ आते हैं। अब आपके मन में भी सवाल आ सकता है ना कि सर इंटरनल दिक्कतें बताओ, ऐसे क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। तो मैं कुछ इश्यूज़ लिखवाऊंगा, बस आप इश्यूज़ लिख लो कि क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं वैसे तो ऐसे छोटा छोटा बिंदी बना के लिख लेते हैं इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। पहला होता है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, इसका मतलब आप बताते रहो, चलो तुक्का मार मार के। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, हाँ, और किस चीज़ का? डिमांड का, कि भाई मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ वो प्रोडक्ट बाज़ार में कितना बिकेगा, है ना, उसकी डिमांड क्या रहेगी। बस इस चीज़ को जब आप प्रिडिक्ट करते हो, इसको बोलते हैं डिमांड एनालिसिस यानी फोरकास्टिंग। दूसरा इशू क्या हो सकता है? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस।
प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। और मज़ेदार बात है, ये दोनों आपके चैप्टर्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर आपको याद हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे भी, प्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, हम कॉस्ट भी पढ़ेंगे। तो ये माइक्रो की दिक्कतें हो गई, है ना, प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट क्या है। तीसरा इशू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कितनी रखनी है हमें, माल कितना रखना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये भी हमारी अपनी दिक्कत है, इंटरनल दिक्कत है ना, बाहरी दिक्कत तो है नहीं भाई, मेरे को कितना सामान अपने पास रखना है, ये तो मेरा इशू है। इसी तरह चौथी इशू मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, मैं किस तरह के मार्केट में हूँ और मेरा प्राइस क्या होगा मेरे प्रोडक्ट का, ये भी मेरा अपना इंटरनल इशू है, और ये हम पढ़ेंगे भी मार्केट्स चैप्टर में। इसी तरह अगला रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब हाँ, अपने रिसोर्सेज को, मतलब कोई भी रिसोर्सेज को एलोकेट करना, एलोकेट मतलब लगाना, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ अभी कमरे में बैठे हैं, है ना, तो मेरे पास जो रिसोर्स है, तो मेरे को सोचना पड़ा ना कि मैं रिसोर्सेज को कहाँ पर लगाऊँ, प्रोजेक्टर कहाँ पर लगवाऊँ, बेंच कहाँ पर लगवाऊँ। अगर मान लो सारी बेंच में उधर मुँह करके लगवा देता, तो इसका मतलब रिसोर्स एलोकेशन बेकार है मेरा। तो ये भी एक इंटरनल इशू होता है ना कि हम अपनी कंपनी के रिसोर्सेज को कहाँ पे लगाएंगे, तो रिसोर्स एलोकेशन ये एक इंटरनल इशू हो गया। इसी तरह अगला कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये शायद आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा, पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मतलब उसमें भी ये सब होता था ना कि आपको कैपिटल का डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको इक्विटी रखनी है या डेट रखना है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, अब आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे, तो ये भी आपका इंटरनल इशू है, ये बाहरी इशू तो कुछ है नहीं, है तो आपको सोचना है। इसी तरह अगला प्रॉफिट एनालिसिस, कि प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ होगा, ये भी आपका अपना इशू है, प्रॉफिट एनालिसिस। इसमें एक लाइन लिख लेना डैश डाल के, क्योंकि वो ज़रूरी है कि आखिर इसमें कंपनी क्या सोचती है, मैनेजमेंट क्या सोचता है। तो इसमें आप लिखना मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब ये एक बड़ी चिंता है। प्रॉफिट एनालिसिस कहते हैं इसको, कि अगर कभी अनसर्टेनिटी आई व्यापार में, बिजनेस में, तो मतलब तब आप कैसे प्रॉफिट कमाओगे, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो ये एक इंटरनल इशू है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एनालिसिस, है ना, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और क्या है इंटरनल इशू, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। आपको अपने बिजनेस का रिस्क और अपने बिजनेस की अनसर्टेनिटी का भी एनालिसिस करना है, ये भी आपका अपना इंटरनल इशू है। अब रिस्क का क्या मतलब होता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या अंतर है। अच्छा, रिस्क तो पता होता है और अनसर्टेनिटी का कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो रिस्क का मतलब होता है जोखिम और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, है ना हिंदी में। तो
तो जो इन्होंने कहा बिल्कुल ऑलमोस्ट सही है। रिस्क जो होता है उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे आपको 5वें माले पर खड़ा कर दिया जाए और आप वहाँ से सोच रहे हो कि मैं यहाँ से नीचे कूदूँगा, तो आपको पता है, आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि क्या रिस्क है। आपको पता है 2 हाथ टूट जाएंगे, 2 पैर टूट जाएंगे, सर फट जाएगा। तो जो भी रिस्क है मतलब आप थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन अनसर्टेनिटी जो होती है उसको आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। भाई अभी अगले ही सेकंड यहाँ भूचाल आ जाए और धरती फट जाए, हम सब उसमें समा गए तो अब ये कहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम? ये तो एक अनसर्टेनिटी, ये तो रिस्क नहीं है ना, ये तो ऐसी चीज़ है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मज़ेदार बात यह है कि बिजनेस में आपको जोखिम का भी एनालिसिस करना है और अनसर्टेनिटी का भी एनालिसिस करना है। मतलब आपको यह सोचना है कि क्या खतरे हैं, क्या जोखिम है, और कुछ अनिश्चितताएं भी हो सकती हैं बिजनेस में। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इंटरनल इशू है। मतलब ये जितनी बातें लिखी हैं ये सब वो हैं जो हमें सोचनी है, जो हमारी अपनी कंपनी की हैं और हमें इसका निवारण करना है, सॉल्यूशन करना है। ये सब इंटरनल इश्यूज़ हो गए। तो पहले समझ आ गए सारे इंटरनल इश्यूज़ क्या क्या हो गए। अब इसी तरह एक्सटर्नल भी लिख लेते हैं। एक्सटर्नल इश्यूज़ क्या हैं? जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है ना, वो एक्सटर्नल इश्यूज़ है, बाहरी, जो आपकी कंपनी आपके लिए अकेले नहीं है, वो सभी के लिए समस्याएं हैं, सभी के लिए इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जैसे पहला है टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब मान लो आप इंडिया में पैदा हुए, है ना, तो अब ये आपके कंट्रोल में तो नहीं था। अब आप यूएस में पैदा हो जाते तो आप कहते भाई मैं तो कैपिटलिस्ट इकनॉमी में पैदा हो गया, मैं तो बिज़नेस वहाँ कर रहा हूँ। अब आप इंडिया में पैदा हो गए तो आप मिक्स्ड इकनॉमी में बिज़नेस कर रहे हो। तो भाई ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना, ये कोई ऐसा इशू तो नहीं हम बैठ के चिंता करें यार यार मैं तो इंडिया में पैदा हो गया, अब मरने के बाद मैं ऐसा करता हूँ, मर जाता हूँ, दोबारा यूएस में पैदा हूँ। अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो इकोनॉमिक सिस्टम है, मतलब 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं ना, आप लिख लो चाहे ब्रैकेट में, या हमें अगले यूनिट में पढ़ना है वैसे, जैसे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, 2 ही लिख लो, तीसरा तो मिक्स्ड है। तो अब हमारी इकनॉमी, हमारा देश क्या है वो हमारे हाथ में तो नहीं है ना। अब आप नॉर्थ कोरिया में पैदा होते तो भाई आप मान लो अलग अलग इकनॉमी होती। तो ये एक ऐसा इशू है जो इंटरनल इशू नहीं है ना, ये इंटरनल इशू नहीं है। तो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कि कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, दूसरा है स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, तो ये हम एक चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वैसे एक टॉपिक है छोटा सा, यहाँ पर आप एक डायग्राम बना लेता हूँ। अब बिजनेस साइकिल का मतलब ये होता है, इसमें हमें एक शिक्षा दी जाती है कि कोई भी इकनॉमी जो होती है, या इकनॉमी छोड़ो, कोई भी बिजनेस जो होता है, या बिजनेस छोड़ो, इंसान की भी अगर ज़िंदगी की बात करें तो किसी भी इंसान की ज़िंदगी ऐसा नहीं कि सीधा ऊपर जा रही है सीधा नीचे जा रही है, उतार चढ़ाव सब में चलते हैं। तो बिज़नेस की भी साइकिल्स होती हैं, हर बिज़नेस की एक साइकिल होती है। कभी बहुत अच्छा होता है, उस बहुत अच्छे को बूम कहते हैं। कभी बहुत ख़राब होता है, निचला स्तर होता है, उसको रिसेशन कहते हैं। तो हर बिज़नेस के अपने अपने दौर होते हैं, है ना। अब उसमें आपका नियंत्रण नहीं है। जैसे कभी एक दौर आता है, जैसे आप अगर थोड़ा फॉलो करें रियल एस्टेट, कभी कभी ऐसा होता है रियल एस्टेट का बहुत अच्छा दौर चलता है, हर जगह प्राइजेस बढ़ रहे होते हैं, तो उस समय अगर आप भी बिल्डर हो तो फ़ायदा होगा, अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोविड काल का समय आया, तो उस समय रियल एस्टेट बहुत नीचे चला गया, बहुत डाउन हो गया, उनका रिसेशन था, ख़राब समय था। तो उस समय आपकी गलती नहीं है, अगर आप बिल्डर हो, आप कोई रियल एस्टेट ब्रोकर हो, तो वो आपका इशू नहीं है, वो तो सभी के लिए एक फेज़ ऐसा हो गया। तो इसीलिए बिजनेस साइकिल में क्या स्टेज चल रही है वो आपका इशू नहीं है, वो तो एक यूनिवर्सल चीज़ है, वो तो एक एक्सटर्नल इशू है। इसी तरह तीसरा, जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट
एटसेट्रा। अब इसका मतलब है जनरल ट्रेंड्स कि भाई अब जनरल ट्रेंड क्या चल रहे हैं उस समय। अब हमारे देश में कुछ, मान लो ये आप किसी और कंट्री का एग्जांपल ले लो जहाँ पर बहुत उथल पुथल चल रही है, नेशनल इनकम बहुत लो लेवल पर है, जैसे बीच में श्रीलंका में आपने सुना होगा, या पाकिस्तान का आप एग्जांपल ले लो। तो अगर मान लो किसी कंट्री में नेशनल इनकम का ट्रेंड ही बहुत नेगेटिव है, अच्छा नहीं चल रहा, ग्रोथ अच्छी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बेकार चल रहा है, तो उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे भी तो पड़ेगा। तो वो खाली आपकी गलती नहीं है, वो खाली आपका इशू नहीं है, वो तो एक एक्सटर्नल इशू है। तो ये भी मतलब एक एक्सटर्नल इशू है बेसिकली। इसी तरह अगला, वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक, वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक याद है आपको कौन होता है? हाँ, मतलब इंडिया में आरबीआई। अब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया लेट से, तो वो क्या आपके हाथ में है? आपका तो कंट्रोल नहीं है। तो आरबीआई कैसे काम कर रहा है वो एक एक्सटर्नल इशू है, आपके बिजनेस को प्रभावित कर सकता है वो, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब वो आपके हाथ में नहीं है। तो ये भी एक एक्सटर्नल इशू है, वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक। इसी तरह अगला पॉइंट, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब आपके आसपास सामाजिक और राजनीतिक कैसा वातावरण चल रहा है, तो ये आपके हाथ में तो है नहीं। अब मान लो आपका एक बिजनेस इजराइल में था आपकी कंपनी का, अब वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो गए, तो अब इसमें ये तो नहीं आपका कंट्रोल है। तो कुछ भी पॉलिटिकल या कुछ भी सोशल एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर दे, तो वो एक एक्सटर्नल इशू है। और एक और लिख लेते हैं लास्ट, फिर सारे हो जाएंगे कंप्लीट इसमें। सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रेड यूनियंस, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रेड यूनियंस। इसका मतलब जैसे कि संस्थाएं, कुछ संस्थाएं होती हैं, तो ट्रेड यूनियन क्या होता है? तो जैसे पुरानी बॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा मजदूर होते हैं बहुत सारे, तो मजदूर लोग का एक नेता होता है ना, वो नारे लगवाता है मजदूर यूनियन, वो चिल्लाते हैं जिंदाबाद, है ना। तो ऐसे ट्रेड यूनियंस होते हैं, तो मतलब ये संगठन होते हैं। तो अब अगर मान लो ये जो ट्रेड यूनियंस हैं ये स्ट्राइक कर देते हैं या ये कुछ भी परेशानी क्रिएट कर देते हैं, तो उसका प्रभाव फिर पूरी इंडस्ट्री पे सभी को पड़ेगा। ऐसा नहीं है खाली ये आप ही को प्रभाव पड़ेगा, सबको प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह की कई बार संस्थाएं जो होती हैं जो हमारे बिजनेस को प्रभावित कर देती हैं, तो हम इस तरह के इश्यूज़ को भी एक्सटर्नल इशू कहते हैं, क्योंकि हमारी अपनी कंपनी का नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं कि हमारे मजदूर हड़ताल पर हैं, पूरी इंडस्ट्री में सभी लोग हड़ताल पर चले आते हैं। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा न्यूज़ में ऐसा आता है, डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी, तो सारे डॉक्टर कहते हैं ना अब हम काम नहीं करेंगे लेट से, तो उस समय फिर पूरे देश में सभी को इफेक्ट होता है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक अस्पताल, सभी को। तो बहुत सी संस्थाएं होती हैं, बहुत से ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सभी को इफेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक एक्सटर्नल इशू होता है। तो समझ आ गई कहानी? चलो तो बस इसको क्लोज कर लो। तो मतलब कुल मिलाकर यही बातें थी टोटल इन ऑल, मतलब इस पूरे यूनिट में। तो मतलब इसमें दो ही बातें हैं, एक तो इंट्रोडक्शन था, वो तो छोटा सा था, लेकिन दूसरी बात जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जिसमें आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के देखो स्कोप भी लिख लिया, सब्जेक्ट मैटर भी लिख लिया, नेचर भी लिख लिया, और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है वो भी लिख लिया। ठीक है, तो समझ आई पूरी कहानी आज अच्छे से? चलो तो बस आप आज मतलब इतना ही करते हैं, आज यही टारगेट भी था। तो बस रिवाइज करना अच्छे से सारी बातों को, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी का जो दूसरा यूनिट है वो करवाऊंगा। चलो डन।